साथियों नमस्कार। दो बड़ी खुशखबरी हैं। पहली तो आप सबको पता चल गई है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। और जैसा कि हम अनुमान लगा रहे थे, 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद फिटमेंट फैक्टर को लेकर के कई प्रकार की खबरें चलने लग जाएंगी जो कि अनुमानित होंगी। और इंटरनेट और सोशल मीडिया पर तो एक टेबल दिखा दी जा रही है कि 8th सेंट्रल पे कमीशन में कितनी मिनिमम बेसिक पे बढ़ सकती है। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि अभी सिर्फ गठन का ऐलान हुआ है। अभी 8th सेंट्रल पे कमीशन का बहुत बड़ा काम है। वो अपनी सिफारिशों को तैयार करेगा, उसमें रिकमेंडेशन देगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की 1 जनवरी 2026 से नया सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहना चाहिए, कितनी बेसिक पे में बढ़ोतरी होगी, किस आधार पर की जाएगी। तो अभी इसमें एक लंबा काम है। उससे पहले ही सोशल मीडिया इंटरनेट पर अनुमानित खबरें दिखा रहे हैं, वो पूरी तरह से गलत खबरें हैं, क्योंकि अभी तक तो पे कमीशन का ही गठन को मंजूरी मिली है। पे कमीशन ने अपनी सिफारिश नहीं सौंपी है। तो ये तो सही है कि पे कमीशन के माध्यम से अब सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव होगा, लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त है। ये साल 2025 पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद शुरू होगा। दूसरा दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से सैलरी और पेंशन तो रिवाइज होगी, लेकिन उससे पहले 1 जनवरी 2025 से भी आपकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। जी हां, और वो किस माध्यम से होगी? महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के माध्यम से। दोस्तों, पिछली बार 3% की बढ़ोतरी हुई थी 1 जुलाई 2024 से, और उसके बाद 50% से बढ़कर के 53% की दरों से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिल रहा है। अब जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़े आ रहे हैं, महंगाई के जो आंकड़े आ रहे हैं, वो फिर से एक ट्रेंड बना रहे हैं कि 1 जनवरी 2025 से डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की संभावना है, और मजबूत संभावना है। अभी दिसंबर 2024 के आंकड़े आने बाकी हैं, जो 31 जनवरी 2025 तक आने की पूरी संभावना है। और जैसे ही ये आंकड़े आ जाएंगे, पूरी कैलकुलेशन बैठ जाएगी कि 3% डीए बढ़ेगा या फिर 4% बढ़ेगा। बहुत हद तक है कि 3% तक ही डीए और डीआर फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसका ऐलान मार्च के महीने तक कर दिया जाएगा, जैसा कि हर बार होता है, और अप्रैल तक इसका भुगतान भी कर दिया जाएगा। जो भी एरियर बनेगा वो भी मिल जाएगा। अब दोस्तों, 8वां वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है। अब दूसरा जो इंतजार है वो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के गजट का। जी हां दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होनी है, और उसके लिए अभी गजट निकलना बाकी है। जैसे ही गजट निकल जाएगा, कर्मचारी संगठन फिर से अपनी रणनीति बनाएंगे कि उसमें और क्या क्या संशोधन किया जाए, क्या क्या पॉइंट्स को ऑब्जर्व किया जाए और सरकार के सामने रखा जाए। अभी भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध कुछ संगठन कर रहे हैं, और कुछ संगठन मांग रख रहे हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 2 जरूरी संशोधन किए जाएं। एक तो जो 25 साल के बाद 50% गारंटीकृत पेंशन का प्रावधान है, उसको 20 साल के बाद लागू किया जाए। और दूसरा जो अंशदान है, यानी कंट्रीब्यूशन जो आपकी सैलरी से कटेगा, उसके ऊपर जीपीएफ की सुविधा मिले। अब देखना यह है कि यूपीएस का गजट कब तक जारी होता है, और उसके बाद क्या क्या प्रावधान देखने को मिलते हैं। अभी तो सिर्फ वर्बली चला है। अभी जब तक गजट नहीं निकलता तब तक फाइनल प्रावधानों का पता नहीं चल पाएगा। बहरहाल 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम सिस्टम में आ जाएगी, और उसके बाद सरकार से क्या क्या मांगे और रखी जाएंगी गजट के आने के बाद कर्मचारी संगठनों के माध्यम से, उसके ऊपर भी नजर बनी रहेगी। दोस्तों, सैलरी और पेंशन बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का, एक कर्मचारी और एक पेंशनर्स के लिए।
महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और महंगाई से लड़ने के लिए जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं बैठ रहा है। इसलिए सैलरी और पेंशन में समय समय पर बदलाव किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं। हर 10 साल के बाद पे कमीशन का गठन किया जाता था और इस बार भी 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। अब जो अटकलें लगाई जा रही हैं फिटमेंट फैक्टर को लेकर के, कई वीडियो इसके ऊपर मिल जाएंगे, कई इंटरनेट पर खबरें मिल जाएंगी। कहीं पर फिटमेंट फैक्टर 2.86 की बात हो रही है, कहीं पर 2.57 की बात हो रही है, कहीं 3.68 की बात हो रही है, 2.28 की बात हो रही है, 1.92 की बात हो रही है, 1.96 की बात हो रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अनुमानित है, अभी कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। अभी सिर्फ और सिर्फ पे कमीशन के गठन को मंजूरी मिली है। पे कमीशन का अभी बहुत लंबा काम है, पूरा साल भर लग जाएगा और वैसे भी साल भर इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। अब दोस्तों, पे कमीशन तो अपनी सिफारिशें दे देगा कि कितनी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। उसके बाद सरकार भी समीक्षा करती है पे कमीशन की और ये जरूरी नहीं है कि जो जितना भी पे कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया है उसको पूरे को सरकार लागू कर दे। कुछ एडिशन करना होगा तो सरकार एडिशन कर देगी, कुछ डिलीशन करना होगा तो डिलीशन भी कर सकती है, कुछ सरकार को अपनी तरफ से जोड़ना होगा तो अपनी तरफ से भी जोड़ सकती है। अंततः जो फैसला होगा वो सरकार का होगा। अब दोस्तों, पे कमीशन में 2-3 चीजें मुख्य रूप से देखनी है। पहला तो सैलरी स्ट्रक्चर में किस तरीके का बदलाव होता है। दूसरा, कम्यूटेशन की रिकवरी का जो टाइम पीरियड अभी 15 साल तक है, क्या उसके ऊपर कोई रिकमेंडेशन पे कमीशन देगा। जो मांग कर्मचारी संगठन, पेंशन भोगी संगठन रख रहे हैं कि कम्यूटेशन की अवधि का जो टाइम पीरियड है, कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन को रिस्टोर किया जाए 12 साल के बाद, यानी 12 साल तक रिकवरी हो और 12 साल के बाद आपकी फुल पेंशन रिस्टोर कर दी जाए। तो क्या इस विषय के ऊपर पे कमीशन में कोई रिकमेंडेशन आएगी? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें सीधे तौर पर पेंशनर्स की पेंशन में से एक्स्ट्रा 3 साल तक कटौती और हो रही है कम्यूटेशन की रिकवरी के नाम पर। जो रिकवरी है वो 12 साल तक हो जाती है और 12 साल के बाद जो 15 साल तक रिकवरी हो रही है उसमें लॉस पेंशनर्स का हो रहा है फाइनेंशियली तौर पर। और इसलिए कर्मचारी संगठन हो या पेंशन भोगी संगठन हो, उनको अपने मेमोरेंडम में इस कम्यूटेशन की रिकवरी वाले मामले को भी रखना चाहिए कि वो जो पे कमीशन को अपने मेमोरेंडम सौंपेंगे उसमें 15 साल की जगह 12 साल तक रिकवरी का टाइम पीरियड रखा जाए। ऐसे ही उनकी मांगे होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों, सैनिकों का जो मामला है इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं पूर्व सैनिक संगठन या जो भी इस मामले को उठा रहे हैं वो भी अपना मेमोरेंडम कहीं ना कहीं तैयार कर रहे होंगे कि अब पे कमीशन का गठन होना है और पे कमीशन को अपनी पॉइंट्स रखें कि मिलिट्री सर्विस पे सबकी बराबर हो। मौजूदा समय में जो मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही है वो JCS-OR को 5,200, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स को 10,000 के ऊपर और अधिकारी वर्ग को 15,500 दी जा रही है। 6th पे कमीशन में इंट्रोड्यूस किया गया था मिलिट्री सर्विस पे को और उसके बाद 7th पे कमीशन में उसमें और बढ़ोतरी कर दी थी और 3 भागों में क्लासिफाइड कर दिया था और तीनों को अलग अलग जो है मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले ने विवाद पकड़ा और ये मामला कोर्ट तक भी गया। दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले के ऊपर सुनवाई हुई और अंततः जजमेंट भी आया और इस केस को खारिज कर दिया। अब देखना यह है कि जो सैनिक संगठन है, पूर्व सैनिक संगठन है, वो इस विषय को किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से वो पे कमीशन के सामने अपनी मांग रखते हैं और पे कमीशन किस तरीके से उनकी मांगों को पे कमीशन की सिफारिशों में शामिल करता है या नहीं करता है। वहीं दोस्तों, बजट आने वाला है और बजट से पहले 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर को रिलीज करने की भी मांग रखी गई है। कोविड-19 के दौरान 3 किस्तों का DA और DR फ्रीज किया गया था, रोका गया था, भुगतान नहीं किया था। उसके बाद परिस्थिति थोड़ी सी सुधरी और 3 किस्तों का DA एक साथ कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को भुगतान कर दिया गया था। लेकिन
एरियर का भुगतान नहीं किया था और अभी तक नहीं किया है। अब मांग बार बार चल रही है कि कोविड-19 के दौरान जो 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का एरियर है वो भुगतान नहीं हुआ था, उसको अब रिलीज किया जाए, क्योंकि कोविड के बाद देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई है, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो गई है और सरकार के खुद भी दावे हैं कि जीएसटी का रिकॉर्ड स्तर पर कलेक्शन हो रहा है, राजस्व भंडार में कोई कमी नहीं है, विदेशी मुद्रा भंडार जो है रिकॉर्ड स्तर पर है, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर है और सरकार के पास तमाम तरीके से राजस्व इकट्ठा हो रहा है। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में तीसरी बड़ी महाशक्ति बनाने के दावे भी किए जा रहे हैं। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुकी है और सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ऐसे में जो कर्मचारी संगठन, पेंशन भोगी संगठन मांग रख रहे हैं कि 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर को रिलीज किया जाए, तो इस विषय पर सरकार क्या निर्णय लेती है ये भी देखना होगा और क्या आने वाले बजट में 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर के संबंध में कोई फैसला लेती है या नहीं, इसके ऊपर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन सरकार को भुगतान करना चाहिए, क्योंकि 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार डीए और डीआर उनको भुगतान किया जा रहा है, जो बकाया है उसको भी रिलीज करना चाहिए। तो दोस्तों आज की चर्चा में बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और पे कमीशन मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर कितना रिकमेंड कर सकता है सैलरी और पेंशन में रिवीजन के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।